नाज़रीन, मैं हूँ आसिया खान। आज मौका मिला है शाहिद मेहदी साहब के रूबरू होने का। इस मौके पर उनसे जानना चाहूँगी कि उनका इतना तवील सिलसिला और ये जो सफ़र रहा है उनकी प्रोफेशनल लाइफ का, वो किस तरह का था और इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। गंगा नदी के साहिल पर बसे हुए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले ने एक ऐसी नामवर शख्सियत को पैदा किया है जिन्होंने जाती एतबार से जिन बुलंदियों को छुआ है उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। वीर अब्दुल हमीद की सरजमी में पैदा हुए एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है शाहिद मेहदी। मुल्क के मुमताज इदारों में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर शाहिद मेहदी की पैदाइश गाजीपुर जिले के छोटे से गांव गंगोली में 1939 में हुई, जो राही मासूम रजा के नॉवेल आधे गांव की वजह से काफी मशहूर है। शाहिद मेहदी की इब्तदाई तालीम गाजीपुर में ही हुई। उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन में एमए किया और उसके बाद आपने कुरुक्षेत्र में दर्स व तदरीस के मैदान में अपनी खिदमत दी। अपने तालीमी सफर में हमेशा अव्वल मकाम हासिल करने वाले शाहिद मेहदी ने मुल्क के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1963 में सेकंड पोजीशन हासिल की। आईएएस बनने के बाद मुख्तलिफ ओहदों पर रहने वाले शाहिद मेहदी ने जहां इदारों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कदम उठाया, वहीं एक सीनियर ऑफिसर के तौर पर आलमी सतह पर भी मुल्क की नुमाइंदगी की। साल 2000 से 2004 तक जामिया के वाइस चांसलर रहे शाहिद मेहदी ने जिस तालीमी फिजा की बुनियाद रखी थी, उसी का नतीजा है कि आज इस इदारे का शुमार मुल्क के चुनिंदा इदारों में किया जाता है। तालीमी शोबे हो या फिर इंतजामी हुनरमंदी, शाहिद मेहदी ने कामयाबी का जो सफर तय किया है उसकी मिसाल वो आप हैं। अदब, माहौलियात और तालीमी निजाम में गहरा ज़ौक़ रखने वाले शाहिद मेहदी खाने पीने में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि खुद के बजाय वो दूसरों की मेहमान नवाजी में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो ये गलत ना होगा। आइए जानते हैं कि जिंदगी में कामयाबी की बुलंदी को छूने वाले शाहिद मेहदी आखिर कैसे करते हैं खातिरदारी। इस सफ़र के जो आगाज़ है उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज़। अगर ये सवाल जो है वो कैरियर के बारे में है तो कैरियर तो मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से शुरू हुआ और एमए करने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, तो वहाँ पे मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 साल पढ़ाया मैंने। उसके बाद से एक नई यूनिवर्सिटी खुली थी जो उस वक्त हरियाणा नहीं था, हरियाणा के लिए खुली थी। वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाया एज फाउंडिंग फैकल्टी और उसमें बहुत अच्छे लोग थे। सर वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसका नाम है। जी सर। अब तो अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई वो है। तो एक तरह से हम लोग उसके फाउंडिंग फैकल्टी थे और बहुत अच्छे लोग थे। ख़ास तौर से मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर स्वरूप सिंह थे वहाँ पे, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जो बाद में वाइस चांसलर हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और बहुत एमिनेंट हिस्टोरियन डॉक्टर रमेला थापर, ये वहाँ थी उसी ज़माने में। मतलब जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ इंटरव्यू नहीं हुआ और ले लिए गए। तो इस तरह से आसानी हुई आपके जो मेहनत आप करते हैं पढ़ाई में उसका रिजल्ट। और सर आपके आईएएस के एग्ज़ाम्स के बारे में बताएं कुछ। फिर उसके बाद सोचा मैंने कि अब कुछ और करना चाहिए, तो वहीं कुरुक्षेत्र में आईएएस की। मतलब आपने वहीं अपने आप को नहीं रोक दिया, आपने कहा कि अभी मंजिलें और हैं, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ख्याल आया करके देखते हैं क्या होता है, ये भी देख लिया जाए क्या है। तो आईएएस की तैयारी वहीं की
अब ये इत्तेफाक है कि पहली बार में आ गए। लकी रहे सर आप, और मैम भी आपके लिए बहुत लकी दिलचस्प रही। ये हुआ कि जी। उस वक्त तक मेरी शादी हो चुकी थी और हाँ सर, मैं वही आपसे कहना चाह रही थी कि पूछना चाह रही थी बल्कि कि क्या आपकी शादी हो चुकी थी। जब मैं यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेक्चर सब शुरू की, उसी वक्त मैंने कहा इस मामले में बहुत देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि पता नहीं कौन और लोग जो हैं वो जी। तो सर आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज तो किसी ने नहीं किया, मैंने खुद किया। सारी मेहनत आपकी खुद की थी। तो अरेंज भी थी, सर ने इसलिए लव को मैंने खुद ही अरेंज किया। मैंने अरेंज किया तो अरेंज हुई ना। और ऐसे ही सर आप अपना, जब आपके घर में मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, तो वो अरेंजमेंट भी आप खुद ही करते हैं या मैम करती हैं आपके? नहीं खैर, ये डिपार्टमेंट इनका है, मैं खामोशी देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। मतलब डाइनिंग टेबल जो है वो मैम ही संभालती है, होम मिनिस्ट्री के पास है। और खाने का शौकीन ज्यादा कौन है सर, मैम या आप? मैं दोनों, मेरा ख्याल है, मगर शायद मैं कुछ ज़्यादा हूँ। आप ज़्यादा। अब मैम इतने मजे का बनाती होंगी कि आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाते होंगे। हाँ, वो ख़ास ये है कि भाई वो घर की रेसिपी है, जो बाज़ार की नहीं होती है, वो घर वाली रेसिपीज़ हैं, तो वो नुस्खे जो हैं वो सीना पसीना चले आते हैं। जी। सर आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश बड़ा मुश्किल है ये सवाल करना। सर मैम के हाथ की ऐसी क्या डिश है जो आपको पसंद है? मैम के हाथ की कोशिश मैं नापसंद कर सकता हूँ? सर मैम क्या अच्छा पकाती हैं, मतलब खाना? ये मेरा ख्याल है सब चीज़ें अच्छी बनाती हैं, इसलिए कि घर का है, और ये चूँकि कभी कभी बनाती हैं इसलिए बहुत अच्छा बनाती हैं। कभी कभी बनाती हैं। तो सर जब आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप उनकी कैसे खातिरदारी करते हैं? हम सोचते हैं जब दरवाज़ा खोलें तो उतनी गर्मजोशी से मुलाकात करें कि आने वाले को ये खुशी हो कि हम इनके घर आए। इसलिए कि वो चंद लम्हे जो हैं वो आपके पूरे बैरियर्स को 2 मिनट में क्रॉस कर देते हैं, अजनबियत की तय हट जाती है और एक अपनाइयत की चमक चेहरों पे आ जाती है। वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आने वाले को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि हम उसके मुंतज़िर थे। मैम इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो आम लोग जिनकी पहुंच आप तक नहीं है और वो आपसे वाकिफ़ हैं, आपके मद्दा हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं, आप जैसे लोगों को, कामयाब लोगों को, तो वही जानना चाहते हैं कि इनकी जो आम ज़िंदगी है या घर की ज़िंदगी है या इनकी मेहमान नवाजी है, खातिरदारी, वो कैसी है। तो इसी प्रोग्राम के ज़रिए हम इस बात पे फोकस करना चाहते हैं कि, और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप अपने मेहमानों की खातिर किस तरह करती हैं। हम देखिए, हमें मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मेहमान आपके सामने बैठा है। मेहमानों से ज़्यादा खातिर तवज्जो का हर वक्त मुंतज़िर रहता है। तो मैम आपने बताया कि आपके हाथ का खाना इन्हें बहुत पसंद है, तो हम ठीक है जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या खाने में बनाती हैं और क्या ऐसा इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डालती हैं कि जायका आ जाता है। तो आप हमें प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरे नज़दीक एक जो प्रोपोर्शन है वो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। इंसान के मिजाज में, उसके लुक्स में, उसके फैशन में, उसकी शख्सियत में और उसकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। खाना भी बिल्कुल मेकअप जैसी चीज़ है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि आपने बहुत प्रोपोर्शन के साथ चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन वही आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हैं दिन के हिसाब से, तो वो पेस्ट्री किस्म का जो मेकअप होता है ना, उससे शक्ल सूरत जो अल्लाह ने दी है वो बिगड़ जाती है। इसी तरह खाना भी है, अगर आप में उसमें मौजूनियत नहीं है, तनासुब नहीं है, मसाले नहीं हैं, और मेरा तो चूँकि इत्तेफाक था कि मुझे बाहर के मुल्कों में भी रहने का और खाना खाने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें एक फ़ायदा हो गया कि मेरे अंदर वो शऊर थोड़ा जाग गया और मुझे चीज़ों का शौक़ भी है। अभी भी मैं सब खाने जानती हूँ, लेकिन मैं टीवी पे अक्सर जो खाना पकाने वाले शो होते हैं उनमें काफ़ी दिलचस्पी से देखती हूँ। लाइब्रेरी में भी जाती हूँ तो कुकिंग की किताबें कश्मीरी हैं, साउथ इंडियन हैं, या और जिन जिन रीजन्स की हमारे यहाँ कुकिंग होती है सबको बहुत गौर से पढ़ती हूँ। हो सकता है कोई इनमें नई चीज़ हो जो उससे मैं अपने खानों को और ज़्यादा बढ़ा सकूं। जैसे नॉलेज का कभी ख़त्म नहीं होती है, हर दिन नया होता है। इसी तरह से कुकिंग भी ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा तनव्वु, थोड़ा नयापन और मैडम शौक़ भी बहुत ज़्यादा अहमियत शौक़ रखता है मुझे, जी। लेकिन ये है कि मेरा शौक़ ऐसा है कि मैं शॉर्टकट कुकिंग करती हूँ। खाने के साथ थोड़ी तवज्जो,
थोड़ी गर्मजोशी, थोड़ा शौक़ शामिल हो जाए तो उस खाने की लज्जत और उसका एहतमाम वो बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। खाना बजाते खुद इतना अहम नहीं है जितना उसको प्रेजेंट करने का स्टाइल। तो उसमें क्या है कि अगर आप आई मेरे घर, मुझे लगा कि लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, इनको शौक़ से रिसीव करो, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, वरना मैं बिल्कुल ये सोचती कि अच्छा क्या है, क्या बात है, क्या चीज़ है, तो आपको वो रिसेप्टिविटी का जो रोशनी है वो नहीं मिलती। तो शायद सर मैम इतना सब कुछ करती हैं, इतनी तवज्जो देती हैं, तो जब मेहमान आते हैं आप उनकी खातिरदारी कैसे करते हैं? ये तो मैम का हिस्सा हो गया, किचन का हिस्सा हो गया। सर आप बताएं, मतलब आप कभी ऐसे क्या कभी करते हैं? आपके भी फ्रेंड्स आते होंगे या मैम नहीं है घर में, तो फिर आप मैम का रोल कैसे अदा करते देखिए हैं? ऐसा है कि जो खुशामदेद करने का जो तरीक़ा होता है उसमें अल्फाज उतने नहीं होते हैं जितना कि आप उसको एहसास दिला देते हैं। फेस एक्सप्रेशंस, फेस चेहरे के एक्सप्रेशन तासुरात। आपका आपका प्यार, आपका कितना इखलाक। गर्मजोशी से आप मिल रहे हैं ना, तमाम चीज़ें तो वो जाहिर है कि वो कन्वे हो जाता है। तो शाहिद सर जो मेरा सवाल था आपसे कि वो सक्सेस कितना हाथ है मैम का, तो मुझे तो ये सारा ही मैम का हाथ लगता है, उनका प्यार, उनकी खातिरदारी, उनका आपके लिए केयर, ये माशाल्लाह उनकी बातों से सारा पता चला कि वो आपका कितना ध्यान रखती हैं। बिल्कुल जी सर, सारा ख्याल रखती है आपका, आपके फ्रेंड्स का, आपके खाने का, हर तरीके का। शी इज़ वेरी हॉस्पिटेबल, जी जी कोई शक नहीं। जी, तो वो ये हॉस्पिटैलिटी हम उनकी थोड़ी देखते हैं और हम चलते एक हैं। शेर पढ़ेंगे इनके लिए। हम रहे यहाँ तक तेरी खिदमत में सरगर्म नियाज, तुझको आखिर आशनाए नाज़े भेजा कर। वाह वाह। तो ये खातिरदारी गलती हमारी है, खुद इनकी बहन कहती है, इनके रिश्तेदार कहते हैं कि आप क्या शिकायत कर रही हैं, ये फंसी बन गई, आप ही ने तो बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही खातिरदारी देखने हम चलते हैं इनके किचन की ओर। तो आ गए हैं हम शाहिद सर और निकत मैम के बावर्ची खाने में। इनके घर में मेहमान आए हैं और बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या स्पेशल डिश बनाने वाली हैं अपने मेहमानों के लिए और कैसे करेंगी उनकी खातिरदारी। हम लोगों की रीजन में बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आमतौर से लोग कबाबों में लेते हैं। वाह जी जी। और कबाब की बहुत मुख्तलिफ इक़साम हैं, जी तरह तरह के कबाब बनते हैं। कट्ठी कबाब, काकोरी कबाब, जी जी और चपली कबाब, और शामी कबाब, और कोफ्ता कबाब, और गोला कबाब। कबाब तो समझिए एक तरह से हमने हर जगह देखा है। कबाब किसी न किसी फॉर्म में, ईरान तुरान जहाँ भी जाइए, कबाब बहुत ही मशहूर और दिल अजीज डिश है। जी। अब उसमें हमने इस वक्त सोचा कि इस वक्त की कोताही को लिहाज रखते हुए शामी कबाब बना लिए जाएं। वाह। लेकिन शामी कबाब की तैयारी में कीमा, जी इसकी चने की दाल, जी गरम मसाले, जी प्याज, जी। लहसुन, अदरक और लाल मिर्च डाल के कीमे को उबाला जाता है। जी उसके बाद अगर उसमें कुछ नमी रह जाती है जी। तो उसको खुले हुई डिश में थोड़ी देर पका के सुखा लेते हैं। जी जी। जब वो सूख जाता है और अच्छी तरह से गल जाती है दाल, तो उसको मिक्सी में, पहले ज़माने में सिल में पीसा जाता था, जी, लेकिन जी, अब जी। वो सिल पत्थर तो मेरा ख्याल है कहीं नसीब नहीं होते। जी। लेकिन ये है कि कहीं संगजनी में भी अब पत्थर नहीं मिलते। जी। तो उसके बाद ये है कि उसको पीस के उसकी उसमें हरा धनिया, अदरक तो मैम और ये छोटा जो छोटा, ये हरा देखिए ये धनिया सब मसाले, चीज़ें जी, ये आप देख लीजिए। हरा इसमें धनिया, हरा चॉप धनिया, प्याज, प्याज, लाल मिर्ची, मिर्च पाउडर और और पिसा ये हुआ, चने की दाल का पाउडर है। हाँ चने की हाँ, दाल का ये पाउडर है, गरम मसाला गरम पाउडर मसाला, है, जीरा जीरा पाउडर पाउडर है और नमक है। और इस सब को डाल के हमने इस हाँ, कीमे में डाल दिया है इसको और इसे गूंद- मैश कर लिया है। इसको गूंद के बिल्कुल आटे की तरह बना लेते हैं जी, जी। और थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं तब कि इसकी फर्मनेस कायम रहे। जी बिल्कुल। उसके बाद इसकी ऐसे लिया, जी
ये सॉफ्ट भी लग रहा है काफी। नहीं, सॉफ्ट नहीं है, इसी कंसिस्टेंसी का होता है। जी जी। जैसे कि उसके बगैर क्या होगा, अगर हार्ड होगा तब भी बुरा हो जाएगा, और चपटा होगा जब भी। अब देखिए, जब ये शक्ल इख्तियार कर लेता है इस तरह का, तब उसके बाद हम लोग इसको किसी टेफलॉन में या किसी ऐसी डिश में जहाँ बहुत ज़्यादा तेल ना डालना पड़े, क्योंकि इसको डीप फ्राई नहीं करते हैं, इसको शैलो फ्राई किया जाता है। अच्छा। बिल्कुल हल्का सा तेल लगा के। अच्छा, तेल में प्याज काट के एक आधी प्याज को डुबो के उससे पूरा तवे के ऊपर घुमा देते हैं, तो उससे वो चिपटता नहीं है। अच्छा। वरना गोश्त चिपक जाता है ना, तो जी, फिर जी। वो डिफॉर्म हो जाता है। अब इसको बहुत हल्का तेल लगा के जी। हल्का हल्का गुलाबी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, आपने जो इसे ये राउंड करा है तो इससे ये टूटेगा नहीं? नहीं, अब टूटने का सवाल ही नहीं है। अच्छा। और बल्कि इसमें एक चीज होता है, जरा साइज का ख्याल रखिए कि सब एक से हो, वरना एक बड़ा एक छोटा, तो वो लगेगा कि आप इंसानों के मजमे में आ गए हैं, कोई मोटा कोई छोटा, कोई दुबला कोई लंबा। इसलिए इनमें इवन होना सबका जरूरी है। जी। अब ये टिकियां हैं जिनमें एक तरह का प्रोपोर्शन है, और ये इसको बस हल्का सा तेल डाल के फ्राई करके दोनों तरफ से निकाल देंगे। जी। अब उसके बाद ये होगा कि इस डिश को हम लोग नाश्ते पे भी सर्व करते हैं, लंच पे भी करते हैं, और रात ये के एक खाने पे भी। ड्राई डिश है। तो नाज़रीन, लेकिन आपके घर भी अगर कोई गेस्ट आए और एकदम आ जाएं तो आप भी ये ऐसे तैयार और करके नाश्ते रखिए। में भी जी। शाम के वक्त भी इसको हाँ, फ्राई करके नाश्ते खिला में सकते भी हैं आप। कबाब पराठा सर्व कर देते हैं, जी, दोपहर के खाने में कर देते हैं, शाम जी। के नाश्ते में, चाय में। हमारे हस्बैंड को बहुत शौक है ना तरह तरह के कबाब। अब चपली कबाब और ये कबाब वो कबाब, लाखों कबाब बनते हैं, लेकिन उस कोशिश में कभी कभी दिल भी कबाब हो जाता है। तो चलिए, आइए अब हम इसे फ्राई करने चलते हैं और देखते हैं इसका लास्ट में कैसा होता है। अगर हम शाही खानों की बात करें और लजीज खानों से भरपूर एक दस्तरखान लगाया जाए और उस पर कबाब न हो तो खाने में कमी सी बनी रहती है। कबाब चाहे शामी कबाब हो, सीख कबाब हो या काठी कबाब, और भी कबाबों की कई किस्में हैं जिन्हें स्नैक्स के तौर पर खासा पसंद किया जाता है। शाम की चाय के साथ तो इसका मजा ही कुछ और है। हमने देखा और सीखा भी कि शामी कबाब कैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए कबाब बनाने के तरीके से लेकर दस्तरखान तक के सफर पर डालते हैं एक नजर। कीमा, चने की दाल, गरम मसाला, लाल मिर्च, लहसुन, प्याज और अदरक। इन सब को मिलाकर कीमे को उबाल लिया जाता है। अगर उबले हुए कीमे में कुछ नमी रह जाए तो उसे खुली डिश में सुखा लें और इस उबले हुए कीमे को मिक्सी या सिल पर पीस लें। पिसे हुए कीमे में ये चीजें मिलाएं, जैसे प्याज बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, चने की दाल पाउडर और नमक हस्बे जायका। इसके बाद पूरे तरीके से तैयार इस कीमे की टिक्कियां बना लें।
और कबाब की इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करें और प्लेट में सजाकर पेश करें। तो ये थे हमारे साथ शाहिद साहब और निखत मैम, और इन्होंने हमें इतना उम्दा और लजीज खाना खिलाया नहीं बल्कि बनाना भी सिखाया है। और इसी तरह हम मिलेंगे आपको नए दस्तरखान पे नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।